हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो हम BCHCT 131 का पार्ट ए सोल्व कर रहे थे दिसंबर 2024 के सेशन का। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। नाउ बचे हुए क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस की याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है अपने पास, वो फॉर्मूला अपने को लिखना है किसका? वेव नंबर फाइंड आउट करने का। डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। ये सारी चीजें हमें इसमें बात करनी है। तो गाइस इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले ना आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका ना पूरा टॉपिक आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। चलो तो देखो भैया, अपने पास जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें तो एक ही वो होती है, बट हाइड्रोजन टाइप एटम की हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास शेल्स हो गई, ये हो गई n इज इक्वल टू 1। अब ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ शेल है बेसिकली। ठीक है जी। फिर उसके बाद अपने पास क्या हो गया? ये हो गया n इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, जैसे हम ये बनाते हैं ना, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, हम ऐसे बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये अपने पास हो गई n इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। ये अपने पास हो गई n इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। ये अपने पास हो गई n इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। ऐसे बढ़ते 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 जाएगी, और ये क्या हो गई? n इज इक्वल टू इन्फानाइट। अब n इज इक्वल टू इन्फानाइट का मतलब क्या हो जाता है कि लास्ट शेल हो जाती है, उसके बाहर तो बाहर ही हो गया, समझ रहे हो? तो यहां तक तो कोई चीज जाती नहीं है। अब आपको ये चीजें पता होंगी कि चलो मान लो हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो भैया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हायर स्टेट्स के अंदर क्या कर देगा? जंप कर देगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट्स पे जंप कर जाएगा, हायर जो शेल्स हैं उनमें जंप कर जाएगा। ठीक है जी। और अगर ये एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा तो ये लोअर स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लोअर स्टेट में आ जाएगा। तो अब ना इसमें ना वो बनते हैं, क्या बनते हैं इसमें? जैसे मान लो सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, समझ रहे हो? फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, समझ रहे हो? या बाकी किसी भी शेल से अगर फर्स्ट में आ रहा है, अगर किससे आ रहा है? अगर फर्स्ट में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। ठीक है जी। नाउ देखो, किसी भी सेल से आए, फर्स्ट शेल के अंदर आया है। किसके अंदर आया? फर्स्ट शेल के अंदर आया, समझ रहे हो? अब जो फर्स्ट शेल के अंदर अपने पास आया है ये, तो यहां पे जो अपने पास वैल्यू हो जाएगी n1 और n2 की। अब यहां पे देखिए आप, ये अपने पास क्या है? फॉर्मूला है n1 लोअर एनर्जी लेवल और n2 है हायर एनर्जी लेवल। तो जो n1 है वो कौन सी हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। कौन सी फिक्स हो जाएगी? भैया जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है, लास्ट में जो आ रहा है फाइनल शेल, क्योंकि ऑब्वियसली लोअर एनर्जी लेवल है, और n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल। तो यहां पे अपने पास n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स, लाइमन सीरीज के लिए 1। समझ रहे हो? नाउ ऐसे ही हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। किसकी बात करते हैं? बाल्मर सीरीज की। अब बाल्मर सीरीज की बात करें तो उसमें n इज इक्वल टू 2 के अंदर आएगा। देखो यहां से नहीं जाएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है? हायर सेल से लोअर सेल्स में, क्योंकि एनर्जी रिलीज करनी है। अब देखो, एनर्जी जो लूज होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? वेव की फॉर्म में होगी। एनर्जी लूज की बात हो रही है। स्पेक्ट्रम जब भी बनता है जब एनर्जी कोई लूज करता है, समझ रहे हो? एब्जॉर्ब करने के बाद भी यहाँ एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रम बनते हैं, बट वो अलग चीज होती है। अब यहाँ पे हमने रिलीजिंग की बात करनी है। तो एनर्जी रिलीज की है, किसकी फॉर्म में रिलीज की है? वेव की फॉर्म में रिलीज की है। तो उस वेव की जो वेवलेंथ होती है ना, उसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग फॉर्मूला। वो ये रहा भाई अपने पास। नाउ देखो ये क्या है? वेव नंबर। अब देखो यार, वेव नंबर क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा। मतलब लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो 1 अपॉन वेवलेंथ होता है वेव नंबर। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने का ही तो फॉर्मूला हो गया, या वेव नंबर का कह लो, एक ही बात है। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये n1 और n2 मैं आपको बता चुका हूं। n2 मतलब जहां से आ रहा है हायर एनर्जी लेवल, और n1 हो जाता है फिक्स किसी एक सीरीज के लिए। जैसे मान लो लाइमन सीरीज के लिए n1 1 है, फिर आती है बाल्मर सीरीज, फिर आती है पास्टन सीरीज, फिर आती है ब्रैकेट सीरीज, फिर आती है फन सीरीज। ठीक है। तो ये अपने पास होती है। उसके बाद क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके लिए साथ में क्या लग जाता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या लग जाता है इसके साथ में? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे ये क्या क्या चीजें यूज हुई हैं इस फॉर्मूले के अंदर? देखो, वेव नंबर है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो इसको हम 1 अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। RH क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। n1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, जो कि फिक्स्ड होती है फिर किसी भी सीरीज के लिए, ये हमने बात कर ली। n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल, जिसमें n2 की जो होती है वो बड़ी होगी ऑब्वियसली, n1 से छोटी नहीं हो सकती। देखो हमने बात करी है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हमें सिर्फ रिलीज की बात करनी है, इसीलिए n2 इज इक्वल टू, सॉरी n2 इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन n1 फॉर दिस सीरीज। नाउ अपने को बात करनी है वैल्यूज ऑफ n1 की डिफरेंट सीरीज के लिए। देखो लाइमन होती है, बाल्मर होती है,
क्वेश्चन होती है, ब्रैकेट होती है, फन होती है, ये सारी सीरीज हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे N11 है, बाकी ऊपर वाली शेल से अगर फर्स्ट शेल के अंदर कोई भी आ रहा है तो वो क्या होता है, लाइमन सीरीज, और रीजन क्या होता है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है जी। तो मतलब उसका जो नेचर होता है, किसका जो वो वेव होती है वो अल्ट्रावायलेट नेचर की होती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर बाल्मर सीरीज की हम बात करें तो वो किस रीजन में पड़ती है, विजिबल रीजन में। विजिबल जो अपने पास लाइट होती है हम उसको विजिबल कर पाते हैं, बाकी इनमें से किसी को भी विजिबल रीजन के अंदर नहीं आती, हम इनको देख नहीं पाते हैं, समझ रहे हो। अब पेस्टन सीरीज होती है, N1 क्या होता है इसमें 3, मतलब थर्ड शेल के अंदर आएगा, ऊपर वाली शेल से, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, N2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ग्रेटर देन होगा N1 से, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट है और फन है, तो इसके अंदर ये सारी इंफ्रारेड है तीनों, एक विजिबल है, एक अल्ट्रावायलेट है, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आपकी पूछी हुई है, आपको दे रखी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। RH रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.097 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, किसके अंदर होता है, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर होता है। अब यहां पे आपका क्वेश्चन किस टाइप से चेंज हो सकता है कि रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ना, उसकी क्या पूछ लेंगे अपने को पास, उसकी पूछ लेंगे यूनिट, समझ रहे हो, तो किस में होता है, सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। अब देखो इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने इसमें बात करी N1 और N2 दोनों ही क्या है, नंबर है ना, क्या है, नंबर है, लोअर एनर्जी लेवल है, नंबर है, 5 है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ सेल से आया है, फर्स्ट सेल में आया। अब इसकी क्या यूनिट होती है यार, है ना, ऐसे तो यूनिट नहीं लिख सकते, तो इनके तो कोई यूनिट नहीं है, तो इसकी यूनिट जो होगी वो इसकी यूनिट के बराबर हो जाएगी। अब वेव नंबर क्या है, 1 अपॉन वेव लेंथ, 1 अपॉन लेंथ, वेव लेंथ तो लेंथ ही होती है ना, 1 अपॉन लेंथ, लेंथ को किस में मापते मान लो हम, सेंटीमीटर में, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया वेव नंबर का एसआई यूनिट, समझ लो। अब एसआई यूनिट इसकी जो है वो इसकी है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें, इसका जो बी पार्ट है, इसमें देखो यार सिंपल सी चीज पूछी हुई है, हमने इसको कवर कर लिया। विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व इन विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज। N1 क्या हो जाएगा 2, N2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन N1, ठीक है जी, बाल्मर सीरीज है, आप इसको बना के भी आ सकते हो। अब ऑब्वियसली अगर यार एक नंबर का है तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ रहे हो। बाल्मर सीरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम टू द n इज इक्वल टू 2 एनर्जी लेवल, मतलब सेकंड लेवल के अंदर आना चाहिए। दिस ट्रांजिशन रिजल्ट्स इन वेवलेंथ दैट फॉल विद इन द विजिबल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो ट्रांजिशंस होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है, अब ये मतलब क्या है कि रेडिएशंस जो बेसिकली वो रिलीज कर रहा है, या आप ये कह सकते हो कि जो एनर्जी लेवल रिलीज कर रहा है वेव की फॉर्म में, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किस रीजन के अंदर फॉल करेगी, विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, थर्ड का सी पार्ट भी है, तो थर्ड का सी पार्ट देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेशनरी स्टेट्स, चलो इसको भी आपको समझा देता हूं। स्टेशनरी स्टेट्स क्या होता है, देखो यार बोर एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, बोर एटॉमिक थ्योरी, और उससे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, समझ रहे हो। अब रदरफोर्ड मॉडल में एक ड्रॉबैक था, ये क्या नहीं बता पाया था, ये जो है वो ये नहीं बता पाया था कि अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और इसके बाहर एक कोई भी ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है इसके किसमें, अब अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है फील, तो ये घूमते घूमते क्या करेगा, रेडिएशंस को रिलीज करेगा। अब ऑब्वियसली यार कोई अगर किसी वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसकी एनर्जी तो यार डाउन होगी ना, तो क्यों ये जो एनर्जी को डाउन करते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर क्यों नहीं जाता। अब ऑब्वियसली न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में तो अट्रैक्शन होएगा ही, ये पॉजिटिव चार्ज का ये नेगेटिव चार्ज का, तो गिर क्यों नहीं जाता, समझ रहे हो। अब ये मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज होती हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर कोई स्पीड के अंदर कोई भाग रहा है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, मतलब एनर्जी को रिलीज करता है, तो ये रिलीज करते 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 इसके अंदर फॉल क्यों नहीं कर जाता, ये रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाया था। फिर उसके बाद बोर एटॉमिक थ्योरी आई, इसने दिया स्टेशनरी स्टेट का कॉन्सेप्ट, क्या दिया, स्टेशनरी स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि देखो जो अपने पास न्यूक्लियस है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में घूम रहे होंगे, किसमें घूम रहे होंगे, फिक्स्ड ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है जी। फिक्स्ड ऑर्बिटल के अंदर घूम रहे होंगे, ना तो ये एनर्जी को एमिट करते हैं, अगर ये एनर्जी को एमिट करेंगे तो नीचे वाले एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएंगे, और ये इसके अंदर किस में रहते हैं, स्टेशनरी स्टेट में रहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का मतलब यार रुके हुए नहीं रहते, मोशन में तो रहते हैं बट एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, तो ये चीज बताई थी उन्होंने। तो यहाँ पे वो मैटर सोल्व हो गया जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों नहीं गिरता। अब ऑब्वियसली रेडिएशन एमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो रेडिएशन एमिट करेगा, समझ रहे हो, तो ये चीज है। नाउ इसको आप समझो, अब इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टेशनरी स्टेट इन क्वांटम मैकेनिक्स रेफर्स टू क्वांटम स्टेट ऑफ एन एटम और अ पार्टिकल वेयर द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, एनर्जी जो है उसकी कांस्टेंट रहेगी, ना वो रिलीज करेगा ना वो क्या करेगा, गेन करेगा। ए स्टेबल ऑर्बिट इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस
विदाउट एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ये बात हमने बताई। की फीचर्स क्या क्या है इसके? क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड रहना, समझ रहे हो? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड रहना, इसको चेंज ना होना। तो ईच स्टेशनरी स्टेट जो होती है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। यहाँ पे ना तो गेन करता है ना लूज करता है। अगर गेन करेगा तो ऊपर वाली एनर्जी में जाएगा, लूज करेगा तो नीचे वाली एनर्जी में आएगा। इसी क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन दीज स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। इन्हीं के अंदर रहेंगे, ऐसे ही किसी के अंदर, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर नहीं रह सकते हैं। फिक्स्ड जिनकी होती है उन्हीं के अंदर रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नो रेडिएशन, कोई भी एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कांस्टेंट होती है। थर्ड क्या है? वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है जी। इन क्वांटम मैकेनिक्स एक जो स्टेशनरी स्टेट होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ में। ऑब्वियसली अब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप पढ़ोगे तो वो टाइम इंडिपेंडेंट भी होती है, तो उसकी आप बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें अपन देखते हैं। इसमें यार इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रखे हैं CNO। तो इसमें सबसे पहला जो आपको डाउट आता है बच्चों को कि CNO और NCO ये दोनों ही जो हैं अपने पास, ये नेगेटिव में, ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्या है भैया? अलग अलग हैं, डिफरेंट है। तो ये आप नहीं लिख सकते इसको, ये इस फॉर्म में ही रहेगा आपके पास। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अपन कार्बन का और किसका बनाते हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबका बनाते हैं। तो कार्बन के अंदर सबसे पहले गिन लो आप क्या करते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये? 4। तो 4 बॉन्ड बना सकता है ऑब्वियसली। अब नाइट्रोजन जो है क्या है? नाइट्रोजन, इसके पास जो अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 5। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो, एक तो फिर इसका 1s2 पूरा हो जाता है, सॉरी 2s2 फुलफिल होता है, कंप्लीटली फिल होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो बॉन्ड होते हैं वो 4 आ जाते हैं लास्ट में, समझ रहे हो? सॉरी 3 आते हैं। तो ये 3 बॉन्ड बना पाता है। कितना बॉन्ड बना पाता है? 3। तो पी के अंदर 3 आएंगे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3, ठीक है जी। उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं, किसको देखते हैं भैया? ऑक्सीजन को देखते हैं। अब जब ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसमें एक और यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, चलो सबकी देख लेते हैं। कार्बन की क्या होगी? कार्बन की क्या होगी? इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, तो 4 होते हैं वैलेंस। तो 1s2, 2s2, 2p2, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाता है तो 2p3 हो जाता है, 2s1 हो जाता है। तो ये 2s1 एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2p है इसके अंदर, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है जी। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं। उसके बाद आता है अपने पास नाइट्रोजन। क्या आता है भैया? नाइट्रोजन आता है। अब नाइट्रोजन के अंदर बात करें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2s2, 2p3, ये हो गया 3 और 2 5, 5 हो गए। तो 2s2 ये तो फुलफिल है, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है? तीनों के तीनों अनपेड है, तो ये 3 बॉन्ड बनेंगे। ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? 6 होते हैं, तो ये तो होता ही है 2s2 और 2p, यहाँ पे क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, क्योंकि 6 करने हैं तो यहाँ पे एक और फुली फिल्ड हो जाता है। तो अब ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये अपने पास है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाउ इनके अपन क्या करते हैं, चलो इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ। तो एक तो हो गया इसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हमें ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो देखो, अब यहाँ पे जो अपने पास कार्बन है इसके पास आएगा एक लोन पेयर। क्या आएगा भैया? एक लोन पेयर, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में आ गए? इसके तो 3 आए ना, इसके 3 आए, 3 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए? बॉन्डिंग में। तो टोटल कितने हो गए इसके पास? अब ये 6 तो हो गए, तो कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और रहेंगे इसके पास। अब इसके पास कितने थे टोटल? 4 थे। देखो ऐसे थे ना, अब ऐसे थे, तो 1 2 3 4, देखो 3 बॉन्ड तो बना लिया, 3 तो बॉन्ड बना लिया, बट इसको ऑक्टेट पूरा करना है। इसको क्या पूरा करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। अब इसको जब ऑक्टेट पूरा करना है, फाइनल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया इस डिब्बे के अंदर, वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक तो इसका खुद का था, एक तो इसका खुद का था इसके अंदर का, इसने बॉन्ड तो बनाया नहीं, दूसरा क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो एक क्या आ गया इसके पास? लोन पेयर आ गया। एक क्या आ गया? लोन पेयर आ गया, ठीक है जी। अब इस एक इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया है इसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा एक -1 चार्ज। अब ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास क्या था? देखो 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, ज्यादा बॉन्ड बनाया तो प्लस चार्ज आता है। आप ऐसे याद रख सकते हो एक ट्रिक की फॉर्म में, ज्यादा बॉन्ड बनाया तो प्लस चार्ज आता है, अगर एक कम बॉन्ड बनाया है और उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है डायरेक्ट, तो क्या है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब देखो ऑक्टेट तो पूरा सबको करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p, ठीक है जी। अब 2p4 होता है ऑक्सीजन में, ये ऐसे फुली फिल्ड होते हैं, समझ रहे हो? तो देखो 2 लोन पेयर तो इसके पास है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर तो इसके पास ऑटोमेटिकली होता ही है। और बॉन्ड कितने बनते हैं? 2 बॉन्ड कितने बनते हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे 2p4 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होने थे इसके पास। अब इन्होंने क्या किया? ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन करना था, बट एक के साथ तो बॉन्ड बना हुआ है, एक तो बॉन्डिंग पेयर में चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी गेन किया है।
अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने थे, क्योंकि यार अपने को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में, ऑक्टेट पूरा करना है। देखो ये और ये तो लोन पेयर है पहले ही, तो 2 लोन पेयर तो हैं ही, तो इसके साथ तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, क्योंकि तो इसको खुद के है ना भाई, इसके खुद के हैं, अंदर वाली शेल्स के अंदर, सॉरी अंदर वाले ऑर्बिटल्स के अंदर है, 2s के अंदर है और 2p के अंदर, 2px के अंदर, ये px होता है, समझो। तो ठीक है, अब ये px होता है, py होता है, pz होता है। अब py के अंदर और pz के अंदर, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एक तो इसने बॉन्डिंग में आया, तो बॉन्डिंग में आ गया तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि बॉन्डिंग पेयर में गया है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन किया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे इतनी चीजें समझा रहा हूँ आपको, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये आपकी छोटी सी मतलब यार उसमें है, हलवा है ये आपके लिए। तो ओवरऑल चार्ज क्या है, देखो ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो इसके कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल चार्ज क्या आया, -1। और ये यही हमने देखा है, CNO माइनस की हमने बात करनी है। तो एक स्ट्रक्चर आपका ये बन गया। नाउ नेक्स्ट क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपना इसको बनाते हैं C, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और ऑक्सीजन के साथ भी क्या है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको, देखो अब देखो कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं, अब ऑक्टेट तो पूरा करना है, 1 2 3 4, तो इसके लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 5 6 7 8, ठीक है जी। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके हैं ही, 2 तो हैं ही, 2 और गेन करें, देखो इसको देख लेते हैं। अब ये अपन बात करें इसको, ये क्या है 2s और ये क्या है 2p। देखो ये थी इसकी सबसे पहले की कॉन्फ़िगरेशन, देखो इसने क्या किया, 2 तो बॉन्ड पेयर में कवर कर दिए, तो ये एक बॉन्ड पेयर में कवर हो गया, ये एक बॉन्ड पेयर में कवर हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 2 और गेन कर लिए, 2 और गेन कर लिए, तो कितना चार्ज, -2 चार्ज। एक बॉन्ड ज्यादा बना रखा है तो कितना चार्ज, +1। अब वही होगा यार, इसमें तो 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं ना, तो वही होगा इसमें, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के तो देखो दोनों बन रहे हैं, 2 बॉन्ड चाहिए थे, दोनों बन रहे हैं, बाकी 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है ना, 2 बॉन्ड बनने थे, दोनों बन रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया, कोई चार्ज नहीं आया, तो जिस पे 0 चार्ज, ठीक है। तो देखो इसमें से -2 और +1, -1 चार्ज हो गया। ओवरऑल चार्ज अपने को काउंट करना होता है। तो 2 हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 2 हो चुके हैं। तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बात करें, तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा क्या होगा भैया, थर्ड अपना देख लेते हैं। कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ नाइट्रोजन के साथ और ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ। ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें सबसे मैक्सिमम चार्ज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन के ऊपर तो क्या ऑब्वियसली +1, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना के देख सकते हो ना। ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके ऊपर भी +1, क्यों भैया, एक बॉन्ड ज्यादा बनाया हुआ है। अगर बॉन्ड ज्यादा बनाया हुआ है, कम बनना था, तो कितना बनेगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और कम बनाए हुए तो नेगेटिव चार्ज आता है। देखो इसने कितने कम बनाए हुए, 3 कम बनाए हुए, जनरली 4 बनते हैं इसके बॉन्ड, 3 कम बनाए हुए तो 3 चार्ज आ गया। ये ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हो, वरना तो आपको याद रखना किससे होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑर्बिटल कन्फिगरेशन से बनाना होता है, कन्फिगरेशन से, ठीक है। नाउ ये अपने पास है, तो ओवरऑल चार्ज देखो +2 -3 -1। सो ये था आपका थर्ड। नाउ तीनों को एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। अब ये कंप्लीटली चार्ज -1 है, और इंटरनल चार्ज की अगर हम बात करें तो ये -1, ये +1 एंड ये -1, ठीक है जी। अगर लोन पेयर की बात करें तो ये एक लोन पेयर इसका, इसके लोन पेयर की बात नहीं है, इसने तो खुद ही बॉन्ड बना रखा है, और इस पे यहाँ पे 3 लोन पेयर है, ठीक है जी। तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अपन बात करेंगे, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओवरऑल चार्ज -1, 2 बॉन्ड बना पाया तो 2 लोन पेयर, ठीक है जी। 8 टोटल करने होते हैं, -2 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 तो होते ही हैं, वैसे भी इसके पास कोई चार्ज नहीं, हो गया। थर्ड अपने पास अपन चेक करें, लीस्ट स्टेबल जो होता है, कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। इसके देखते हैं, 3 लोन पेयर भैया, एक ही बॉन्ड बनाया है तो -3 चार्ज, 4 बना चुका है, एक ज्यादा बना चुका है तो +1 चार्ज, और ऑक्सीजन ने एक ज्यादा बनाया है तो +1 चार्ज। और इसकी जब हम बात करेंगे कि इसके कितने लोन पेयर होंगे, तो इसका एक ही बचा होगा, तो ये अपने पास आ गया। नाउ ये 3 अपने पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोलता है, 4th B जो है, ये क्या बोलता है, सुटेबल डायग्राम बनाना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट्स का, ठीक है जी। अब देखो यार, बॉन्ड बनाते टाइम ना 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। चलो इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको पहले, ठीक है जी। पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है भैया, सिग्मा बॉन्ड। ये बनता है जब अपने पास मान लो p ऑर्बिटल होता है ना, उसकी शेप होती है ऐसी, ठीक है जी। अब इस शेप में जब हम इस टाइप से करते हैं, ये ओवरलैप होता है, क्या होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है जी। अब ये जो ओवरलैप होता है, एक होता है बायलेटरल, एक होता है लेटरल ओवरलैप, ठीक है जी। अब लेटरल जो ओवरलैप होता है उससे बनता है हमेशा पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। जब 2px ऑर्बिटल्स या p के ऑर्बिटल्स जब क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं साइड वाइज, तब पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। लेटरल ओवरलैप होना चाहिए, हेड ऑन ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये होता है हेड ऑन ओवरलैप, इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड।
और दूसरा हम देखें तो जो अपने पास ये लेटरल ओवरलैप है ये कैसे होता है, ये एक पी का है, ये एक पी का है और ऐसे ओवरलैपिंग होगी, तो ठीक है, तो इनकी ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। तो इस केस में कौन सा बॉन्ड बनता है, इस केस में बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड भी यार दो टाइप के बनते हैं, पहला होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है पाई स्टार जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिया तो देख सकते हो। उसके बाद अपने पास जो बॉन्डिंग होता है उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और दूसरा क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कंसंट्रेटेड होती है बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो अब यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी लेवल होते हैं इसकी, तो ये स्टेबल होता है ज्यादा। नाउ चेक करते हैं इसको, इसका ये होता है डायग्राम। अब ये डायग्राम आप यहाँ पे चेक कर लो, आपको डायग्राम ही बनाना है बेसिकली। देखो हेड ऑन ओवरलैप नहीं हो रखा, क्या हो रखा, लेटरल ओवरलैप हो रखा है। अब जब प्लस प्लस माइनस माइनस, अब आप कहोगे कि प्लस प्लस एक साथ कैसे आ सकता है, ये तो चार्ज, अब ये चार्ज नहीं है भाई, ये इनके फेस होते हैं, ठीक है। अब ये प्लस और प्लस करेगा तो ये ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे एक नोडल प्लेन होता है, ये आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वन नोडल प्लेन। यहाँ पे कितने नोडल प्लेन है, देखो एक ये और एक ये, इस बेसिकली ना क्या होता है, गैप होता है इनका, ठीक है, तो ये नोडल प्लेन है। अब आप इसको चेक कर लो, ये एक है एक ही है, तो इसमें क्या हो गया, दो नोडल प्लेन। तो पाई स्टार के अंदर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर इसकी एनर्जी लेवल हाई होती है, यहाँ पे हो रहा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ए नोड रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है जी। नोड क्या होता है, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब यहाँ पे गैप होता है ना, मैंने बताया तो सही, गैप होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो अपनी क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो होती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ जो एंटी बॉन्डिंग बनते हैं, पाई स्टार बनते हैं, उनके जो लेवल होते हैं हायर एनर्जी लेवल होते हैं नॉर्मल ओरिजिनल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे। तो ये थे अपने दो क्वेश्चंस, थर्ड और फोर्थ। एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, इसका कल ही पेपर है 13 जून को, तो लेट वीडियो के लिए सॉरी। बहुत सारा सिलेबस है यार, सबका हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार वीडियोस बनाने में, कंटेंट तैयार करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में, समझ रहे हो, आपको बढ़िया कंटेंट भी मिले, ठीक कंटेंट मिले, इन सारी चीज़ों में, उसके बाद वीडियो बनाना, एडिटिंग वगैरह, अपलोडिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में यार टाइम लगता है। देखो अब मशीन तो है नहीं कि बस एक बार करते चले गए, तो टाइम लगेगा, बट हाँ हम मोस्टली आपको सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, आप बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।